देखिए, केतु ग्रह के बारे में आप लोगों ने सुना है कि केतु मोक्ष का कारक ग्रह और वैदिक ज्योतिष इस बात को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो लाल किताब कोई अलग बात नहीं कहता, उनको भास्कर उसको और डेप्थफुली समझाने का प्रयास करता है। अगर हम लाल किताब में के हिसाब से समझना चाहें कि हमारी कुंडली में केतु ग्रह जहां पर भी बैठा हुआ है वो क्या रिजल्ट देगा, क्या नहीं रिजल्ट देगा, तो इसका सबसे आसान जो फार्मूला मुझे मिला है वो ये है कि केतु को हमने 3 पार्ट में कर लिया। उसका एक हिस्सा बृहस्पति, एक हिस्सा मंगल और एक हिस्सा बुध। ये 3 ग्रह मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं मेरे को ही दे दो, मेरा में बैठा हुआ केतु कैसा है। केतु हमारी नस्लों का कारक है। केतु हमारी आने वाली पीढ़ियों का कारक ग्रह है। केतु संतान पैदा करने की शक्ति का ग्रह है। इसीलिए लाल किताब कहती है कि केतु हमारी संतान का कारक है। अगर संतान पैदा करने की क्षमता किसी पुरुष या किसी स्त्री में देखनी हो तो केतु कितना उम्दा है उस बात से देखी जाएगी। परंतु हमें इसका और गहराई में जाना होगा। संतान तो कोई भी पैदा कर देता है, पर ये उम्दा केतु का मतलब क्या है? उम्दा केतु का तात्पर्य है कि सक्षम संतान पैदा करना, एक ऐसी संतान पैदा करना जो शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसी संतान पैदा करने के बारे में केतु को कहा गया है। यानी जिस इंसान की का केतु जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी उसे संतान प्राप्त होगी। केतु यदि मंदा हो तो संतान तो पैदा जब भी होगी। तो इस मामले में कंफ्यूज मत होना कि अगर केतु मंदा हुआ तो क्या संतान ना होगी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहां पर आपको कह रहा हूं केतु मंदा होगा तो भी संतान हो सकती है, पर वो संतान उम्दा दर्जे की ना होगी। यानी कि उसकी कोई जिम्मेवारी केतु नहीं ले रहा कि भाई ये तुम्हारी बात मानेगी नहीं मानेगी, क्या है क्या नहीं है, इसका कोई लेना देना 60 रुपए की नहीं है, इससे नहीं है। और हम शुरू से इस कोर्स में एक डिस्कस करते आ रहे हैं कि बृहस्पति अच्छा तो केतु अच्छा। तो आज ये समझो कि नई चीज जो ऐड करनी है वो करनी है, अगर बृहस्पति अच्छा
मंगल अच्छा और बुध अच्छा। अगर 3 ग्रह आपकी कुंडली में उम्दा स्तर के बैठे हुए हैं तो निश्चिंत मानिए कि आपका केतु बहुत उम्दा है, चाहे वो कहीं पर कुंडली में किसी भी खाने में बैठा हो। अब फिर प्रश्न उठता है कि साहब, कोई आप में से कहेगा कि मेरा तो बृहस्पति अच्छा है पर मंगल अच्छा नहीं है। कोई कहेगा जी मंगल भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है पर बुध अच्छा नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे कि जो केतु ने उसकी संतान पैदा की है उसमें किस गुण की कमी रह जाएगी? ये सूत्र किताबों में भी जल्दी से नहीं मिलेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर केतु को आप देख रहे हैं और आप देखते हैं कि अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो उसकी जो संतान होगी वो आज्ञाकारी नहीं होगी। यानी संतान तो हो गई पर कोई गारंटी नहीं है कि वो उसकी बात को कितना फॉलो करती है, कितना नहीं करती है, उसका कहा मानती है, नहीं मानती है। और अगर बृहस्पति अच्छा है तो संतान बहुत आज्ञाकारी होती है। तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि साहब, गुरु अच्छा तो संतान जो होगी वो आज्ञाकारी होगी। दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि अगर मंगल अच्छा तो संतान शारीरिक रूप से बहुत अच्छी होगी, कर्मठ होगी, मेहनती होगी। औलाद बड़ी सुंदर मिलती है, ताकतवर मिलती है, शक्तिशाली मिलती है। और अगर बुध अच्छा हो जाए तो संतान बुद्धिमान होती है। और तीनों अच्छे हो गए तो संतान कहा मानने वाली भी होती है, शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होती है, कैरियर भी अच्छा बना लेती है और बुद्धिमान भी होती है। तीनों चीज मिल जाती है तो माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं, यार जो हमारे बच्चा है वो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास बच्चा है। तो जो लोग डेप्थ में लाल किताब पढ़ना चाहते हैं उनको ये सूत्र बहुत काम देगा कि जब लोग पूछते हैं कि हमारी औलाद का सुख हमारे जीवन में है कि नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। और औलाद की लंबी आयु कुंडली के 8वें भाव से देखी जाए। हमारे खुद की दिमाग की सोच जितनी उम्दा होगी उतना ही उम्दा केतु ग्रह होगा। पर यदि कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ होंगे शनि और चंद्र एक साथ होंगे तो केतु नीच के परिणाम देगा। तो मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि किसी की कुंडली में शनि चंद्र एक साथ देखो और देखो कि केतु मंदा है तो ये मत कह देना तेरे औलाद नहीं होगी। ये इतनी बड़ी कहानी मैंने इसलिए समझाई है। कई बार लाल किताब में ये लोग गलती खा जाते हैं। वो कहते हैं जब केतु ही मद्दा हो गया और केतु औलाद का कारक है तो औलाद कहाँ से होगी? नहीं, औलाद होगी पर उसका दर्जा उत्तम नहीं होगा। अब दर्जे की कोई परिभाषा नहीं है, हर आदमी ने अपनी परिभाषाएं घड़ रखी है। कुछ लोगों को लगता है जो बच्चे कैरियर अच्छा बना जाते हैं वो अच्छे,
कुछ को लगता है कि यार बच्चे मेरे पास रहे, मेरी सेवा करें, वही अच्छे। कुछ को लगता है कि यार बच्चा तेज हो, समझदार हो, होशियार हो, वो अच्छा। तो इसकी कोई परिभाषा फिक्स नहीं है, पर ज्योतिष ने फिक्स कर रखी है अपनी हर चीज। इंसान उसको अपने हिसाब से ढाल सकता है, वो एक अलग बात है। हाँ, जिनका केतु मद्दा होता है, साथ में शुक्र ग्रह भी मद्दा हो जाए, केतु मद्दा हो और शुक्र भी मद्दा हो जाए, तो ऐसे में संतान पैदा करने की क्षमता बहुत कमजोर पड़ जाती है। तो फिर कौन सी चीजें साथ देती हैं? तो ये कौन सी चीज साथ देगी, उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, केतु कुंडली के छठे भाव का मालिक है। वैसे तो उसे कोई राशि नहीं दी गई, हाथ में कोई उसको पर्वत भी नहीं दिया गया, परंतु ले दे करके छठा भाव दे दिया। छठा भाव किसका है? बुध का। तो उसको समझाने के लिए लाल किताब क्या कहती है? इसको समझो कि एक कुत्ता है, और कुत्ते की जो पूंछ है वो बुध है। और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। बिना पूंछ का कुत्ता कैसा होता है? तो उसको जो कहा जाता है, देसी भाषा में क्या बताएं, हर जगह अलग अलग कहा जाता है। कुल मिलाकर के पूंछ हमें बताती है कि अब कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा है। अर्थात ये जो पूंछ है, ये बुध है। अब यही बुध जब सप्तम भाव में जाएगा, मुझे पूछ तो ये पूछ क्या है? पूछ टेल पूछ टेल मतलब टेल अच्छा, अच्छा। TAIL टेल। आ जब यही सप्तम भाव में बुध जाता है, तो आपको पता है सप्तम भाव में कौन मिलता है? इसको शुक्र मिलता है। तो ये दुम क्या हो जाती है? गाय की दुम हो जाती है, गाय की पूंछ हो जाती है, गाय की टेल हो जाती है। आपको याद है सप्तम भाव, जहां पर बुध और शुक्र होते हैं। सातवें भाव में का मालिक कौन है? बुध और शुक्र। तो शुक्र क्या है? गाय है। तो यहां पर बुध क्या हुआ? शुक्र की पूंछ। अष्टम भाव में शनि है मालिक, जब वहां पर जाता है तो ये सांप की दुम हो जाता है। इसी तरीके से जब ये राहु के साथ आता है तो हाथी की पूंछ हो जाता है। कुल मिलाकर के केतु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और राहु ग्रह, ये चार ग्रह ऐसे हैं कि बिना बुध के नेस्त नाबूद हो जाते हैं। यानी कि बिना बुध की ताकत के ये ग्रह अच्छे से काम नहीं कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र मैं लिखवा रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। केतु ग्रह, अगर केतु को उम्दा मानना है तो बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र अच्छे से काम जब करेगा जब बुध उसको सपोर्ट करेगा। ये आपने देख लिया, जब हमने बताया था शुक्र कैसे अच्छा होता है, तो शुक्र से पीछे बुध रहना चाहिए। तो सूत्र मैंने समझाया था, या शुक्र के साथ होना चाहिए। इसी तरीके से शनि ग्रह भी, जिस कुंडली में शनि अच्छा हो, बुध अगर अच्छा नहीं हुआ तो शनि खाली है। तो हम गलती कहाँ खाते हैं? गलती हम यहीं पर खा जाते हैं। जैसे अगर कुंडली के सप्तम भाव में शनि है, कुंडली के सप्तम भाव में शनि है और पहले भाव में अकेला बुध बैठा है,
तो शनि क्या हो गया यहाँ पर? उच्च का हो गया, उच्च का हो गया नहीं सप्तम भाव में। तो बताओ, एक प्रकार से ये तो शश नाम का पंच महापुरुष राज्य हो गया। जहां पर शनि उच्च का हो जाए तो शश राज्य बन जाता है। और पंच महापुरुष राजयोग का तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति जो महापुरुष है, पर अगर बुध पहले भाव में अकेला बैठा है तो शनि कुछ भी नहीं करेगा, वो एक सामान्य व्यक्ति रह जाएगा। या बुध 12वें में चला जाए, नीच का हो जाए, शनि बेशक उच्च का हो, कोई महापुरुष वाला मामला नहीं बनता, कोई करोड़ों अरबों रुपए वाला मामला नहीं बनता। अन्यथा शनि एक ऐसा ग्रह है जो फैक्ट्री पे फैक्ट्रियां लगवाता है, इंसान उद्योगपति बनाता है। यानी मैंने लक्षण बताया, शनि जितना उम्दा होगा उतना व्यक्ति फैक्ट्रियों का मालिक या बड़े व्यापार का मालिक होता है, बड़ा गहरा व्यापारी होता है। पर बिना बुध की ताकत के कुछ नहीं होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बुद्ध की ताकत पता चले। हाँ, पहले इंसान की भी पूंछ थी, अब बिना पूंछ का हो गया, बिना बुद्ध का हो गया। पूंछ बुद्ध है, इसे याद रखिएगा। तो केतु को जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो अब ये याद हो गया, बुद्ध के साथ केतु के साथ, सॉरी केतु के साथ, तो छठे से याद करना शुरू कर दो। छठे भाव में केतु, 7वें भाव में शुक्र, 8वें से शनि और फिर राहु। अगर ये 4 ग्रह कहीं पर भी बैठे हैं, उस कुंडली में बुध अगर कमजोर पड़ गया, ये ग्रह कितने भी अच्छे क्यों ना बैठे हों, अपना काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शुक्र उच्च का है, किसी का शुक्र बहुत उम्दा है, बुध वहां पे कमजोर पड़ा है, नीच राशि में पड़ा है, दम नहीं है उस बुध में, भाई वो शुक्र उच्च का कुछ नहीं करेगा सिवाय खर्चीला होकर के। 30,000 रुपये महीने कमाएगा, 32,000 रुपये का खर्चा कर देगा, ये शुक्र उच्च का होगा। शुक्र उच्च का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, विरले लोगों का शुक्र उच्च के होते हैं। आप में से कई कह दो जी हमारा भी है, पर अगर टेक्निकली हम देखें क्या शुक्र उच्च के परिणाम उन्हें मिल रहे हैं, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, साहब नहीं मिल रहे। तो ये बुद्ध की ताकत को समझाने का मेरा तरीका है। अब आपको समझ में आ गया। अब फिर आते हैं लौट करके केतु के ऊपर। तो 3 चीजें लिख दिया आपने, बृहस्पति लिख दिया, मंगल लिख दिया और बुध लिख दिया। अगर ये शक्तिशाली हैं तो ठीक हो जाएंगे। अगर किसी में संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है तो बुद्ध के बीजों का सहारा लिया जाएगा। ये जितने भी बीज होते हैं, कौन कौन से, जैसे तुलसा के बीज, भांग के बीज, कौच के बीज, हमारी नस नाड़ियों को ताकत देने में जो भी बीज काम आते हैं, वो सभी हमारी संतान उत्पत्ति में भी सहायक होते हैं। ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। अब केतु को इस तरीके से समझना चाहिए, जैसे बृहस्पति अगर धर्म है तो केतु उस धर्म पर विश्वास है। अगर किसी का केतु अच्छा होगा
तो धर्म पर विश्वास करने वाला होगा, गुरु पर विश्वास करने वाला होगा। हमारे ज्योतिष में इसे पताका भी कहा गया है, झंडा, फ्लैग। ये सूत्र बड़ा काम करता है। अगर आप किसी की कुंडली में देखें कि केतु उम्दा है, तो ये समझिए कि आप एक प्रेडिक्शन जरूर साथ में कीजिए। क्या प्रेडिक्शन करेंगे? कि आप अपने जीवन में किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड, किसी धर्म के हेड, किसी कंपनी के हेड या देश में कैबिनेट मंत्री जीवन में जरूर बनेंगे। यानी कि उसकी गाड़ी के आगे झंडा लगेगा या उसके घर में झंडा लगेगा। और झंडा वो वाला झंडा नहीं होगा, हनुमान जी वाला झंडा नहीं। मतलब वो झंडा होगा, उसकी पार्टी का झंडा होगा या उसकी ब्रांड का झंडा होगा। वो झंडा दिखाएगा कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा रेपुटेटेड आदमी, यानी कि उसकी अपनी एक पहचान होगी, वो अपने आप में एक ब्रांड होगा। तो जीवन में वो व्यक्ति ब्रांड बनेगा ही बनेगा। ये प्रेडिक्शन आप आंख बंद कर करके कर सकते हो। हमारे जो कान होते हैं वो भी केतु से जुड़े हुए होते हैं, केतु से संबंध रखते हैं। अगर केतु मद्दा हो जाए तो आदमी कानों का कच्चा होता है। याद करने के लिए सूत्र याद रखो, केतु कान, अगर केतु मद्दा तो व्यक्ति कानों का कच्चा, मौकेबाज, केवल अपना फायदा देखने वाला। और केतु नीच का कब होगा? जब शनि चंद्र का मेल हो जाएगा। हमारे शरीर के पांव, जो सबसे निचला हिस्सा पांव है, पैर हैं जो हमारे, वो भी केतु से ही है। केतु खराब होगा तो पांव में चोट लगना, कुत्ते द्वारा काटा जाना या पांव का नाखून खराब हो जाना, ये सब जो है केतु की खराबी की निशानी है। लाल किताब तो इसके बारे में सीधा कहती है, मद्दा केतु गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। तो ये सूत्र याद रख, नीच केतु गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। ये हुबहू यूं कहीं लिखा हुआ लाल किताब कि भाई औलाद भी पैदा की, कोई मजा नहीं आया, कोई आनंद नहीं आया, और औलाद जो हुई वो गंदी होगी। जो भूकंप आते हैं, भूकंप की घटनाएं होती हैं, ये भी केतु की वजह से ही होती हैं। मामा, मौसा, आवारा घूमने वाला साधु, गली का कुत्ता, या वो कुत्ता जो अक्सर सुबह शाम आपके घर के दरवाजे के सामने बैठ जाता है, घर की खिड़कियां, यात्रा, इन सभी का संबंध केतु से है। साथ में दोता, दोता कहते हैं नाना, और यानी अपनी बेटी का बेटा, दोता, छिपकली, तुअर, गधा, इसलिए जब बाप को गुस्सा आता है और औलाद कहा ना माने तो कहते हैं गधा कहीं का। तो वो कहावत यहीं से बनी है। गधा भी जो है नीच केतु है।
तो गधे को एक गाली माना दिया। क्यों हुआ? ब्याज का पैसा, रीढ़ की हड्डी, इन सभी का संबंध केतु से है। खटास, कौन सी खटास? नींबू की खटास, जो दूध को फाड़ने में काम आती है। इसलिए केतु का उपाय करते हैं तो नींबू को मंदिर में धर्म स्थान में देने का भी उपाय होता है, या नींबू को जल प्रवाह करने का भी नियम बनता है। वो तो कोई नींबू वाला उपाय बताता है तो ये समझ लेना भाई ये केतु का उपाय है। एक उपाय है कि नींबुओं की माला बना करके जो है कई बार माँ काली की प्रतिमा पर चढ़ाई जाती है, आपने कई बार देखा भी होगा। बच्चों को नजर लग रही हो, बच्चों को समस्या हो, भूत प्रेत की समस्या हो, ऊपरी छाया का असर हो, या ऐसा वहम हो, डर लगता हो, भय लगता हो, तो क्या करते हैं? नींबू ले करके और माला अर्पित कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि बल्कि भूत प्रेत का इलाज नींबू से ही होता है। नींबू को 4 टुकड़े उसके काट करके चारों दिशाओं में चौराहे पे जा करके फेंक देते हैं लोग। तो ये सब केतु का है। और केतु में 3 चीज मिक्स है, बृहस्पति है, मंगल है, बुध है। ये 3 ग्रह भी शांत हो जाते हैं इसके उपाय करने से। इसलिए ये याद रखना, अदरवाइज 2 रंग का कुत्ता, 2 रंग का कंबल, केला, तिल, कैटसाई का जेमस्टोन है कैटसाई, चारपाई, कौन सी चारपाई? जो दहेज में मिलती थी। इसलिए लाल किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक उपाय ये भी है कि अपने दहेज की जो है चारपाई पे सोए, और नहीं तो अपनी चारपाई पर चारों कोने में तांबे की कील गाड़ दें। तांबा क्यों गाड़ दें? मंगल के लिए। अब सोने की तो महंगी पड़ जाएगी, तो मंगल को स्थापित करने के लिए, मंगल को शुभ बनाने के लिए अपने दहेज की जो चारपाई होती है उसके चारों कोनों पे तांबे की जो है सर जो कील। हाँ, तो सर आप 4 पाई कहाँ रह गई? अब तो जो बेड मिलते हैं उनमें 6 पाई हो जाती है सर, अब 4 पाई कहाँ रह जाती है? हाँ तो फिर डिमांड करो भाई ससुराल से, ये ससुराल से अब जो डिमांड बेड करो। वगैरह आते हैं सर उसमें तो 6 पैर हो जाते हैं ना, ये कैसे हो जाते हैं? तो उनमें क्या करना चाहिए? चारों पैर में 6 उनको पैर में लगानी चाहिए कीलें। 4 बनवाओ हैं। 4 पाई 6 पाई कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में वो 4 कोनों से मतलब है। वो 4 पाई का मतलब ये नहीं कि आज भी हम 4 पाई लें। 4 उस समय होती 4 पाई थी तो इसलिए 4 पाई लिख दिया। पंडित जी ने जब लिखा, रूपचंद जी ने, जी सर, पहले तो उसमें था ही 4 पाई। और जी 4 पाई हर एक को मिलती थी। ये तो हम बहुत छोटे छोटे होते थे, हम कुछ शादियों में गए 4 पाई तो हमने दिखी है। मतलब ज्यादा बहुत बड़ी तो पुरानी बात 4 नहीं, 4 पाई खूब पाई मिलती थी। तो सर अभी भी चलती है, लेकिन गांव में रहती है 4 पाई, लेकिन अब सिटी में तो 4 पाई और नहीं रहती, बेड मिलते हैं, बेड में क्या होता है 6 पैर हो जाते हैं सर, इसलिए हमने कंफर्म किया। देखो शादियों को तबाह करने में, बाकी गांव में तो अभी भी 4, देखो शादियों को तबाह मॉडर्न करने कल्चर में, बहुत आगे है। शादियों को तबाह करने में ना हिंदुओं ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। वैसे उन्होंने पूरा जी सर, इंतजाम वो करके तो है। रखा। एक तो इन्होंने रात्रि के विवाह कर दिए। रात्रि के विवाह जो है ये राक्षस विवाह की श्रेणी में आते थे, परंतु जो है सारी कहानियां फेल कर रखी हैं। ऐसे ऐसे क्रियाकलाप होने लग रहे हैं जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, और वो आगे जाकर के दंपत्ति को ही उनका भोग भोगना पड़ता है। तो अच्छी बात है कि आप लोग ज्योतिष सीख लें और अपने बच्चों की शादियों में दिक्कत ना पैदा होने दें। तो 4 पाई मांग लीजिए, कह दीजिए पलंग नहीं चाहिए 50,000 रुपए का, हमें 10,000 रुपए की 4 पाई दे दो, पलंग हम खुद ही ले लेंगे। हमारे लालच ने ही सारा काम बिगाड़ रखा है। ठीक है। केतु एक ऐसा ग्रह होता है कि जो आखिरी वक्त तक हमारा साथ देता है।
इसीलिए आज भी समाज में ये मान्यता है कि कोई कितना भी समाज का आदमी साथ छोड़ के चला जाओ, पर अपनी औलाद साथ छोड़ के नहीं जाएगी, कम से कम आखिरी वक्त तक वो तो खड़ी रहेगी। तो केतु ऐसा ग्रह है जो आखिरी वक्त तक भी साथ देता है। अच्छा, किसी को और भी केतु का इलाज करना हो तो जो लहसुन है, लहसुन, ये भी केतु का ही कारक, केतु का ही है। प्याज जो होती है वो भी केतु ही है, तो लहसुन से भी इलाज कर सकते हैं। तो लाल किताब आपको इतनी आजादी और स्वतंत्रता देती है उपाय करने के मामले में कि अगर 2 पैसा जेब में तो 2 रंग का कंबल ले लो। और केतु, अगर आपको पाँव में बहुत तकलीफें हैं, पाँव में दर्द है और वो जा ही नहीं रहा और इलाज करा रहे हैं फिर भी नहीं समस्या खत्म हो रही, तो केतु जोन से नंबर खाने में पड़ा हुआ हो वर्षफल में, उतनी ही संख्या में लहसुन ले लो, वो जमीन में दबा दो, तो उससे भी सर उपाय हो रीढ़ की जाएगा। प्रॉब्लम, सर है रीढ़ की प्रॉब्लम के लिए क्या करें? रीढ़ का यही तो है ना, केतु ही तो है, यही करो। लहसुन का? हाँ, लहसुन दबा दो, और नहीं भाई 2 पैसा अच्छा, जेब में है तो 2 रंग का कंबल दान करो चलते हुए साधु को। वो तो बर्थडे टाइम पे सर मंदिर में पहुंचा देते हैं, बर्थडे के मंदिर में नहीं आसपास। पहुंचाना, लहसुन दिक्कत हो जाएगी, पंडित जी नहीं नाराज हो नहीं जाए। वो कंबल की बात कर रहे हैं सर। पंडित जी कहेंगे मैं सर खाता, पंडित जी कहेंगे मैं खाता तो हूँ पर लेता नहीं हूँ सामने की सामने, है तो सर मेरी वो नौकरी जमीन, निकलवाओगे। सर लहसुन की कलियां लेनी है या पूरा उसका एक जो होता है पूरी फ्लावर? गांठ, पूरी गांठ, पूरा बल्ब लेना है। सर जमीन कौन सा चुनना होगा? जमीन आप पार्क की भी ले सकते हैं। ओके सर। सर ओके हम कंबल की बात सर कर रहे थे सर, लहसुन की बात नहीं कर रहे थे, हम कंबल की बात कर रहे थे कि 2 बर्थडे रंग के का समय कमल, पे 2 पहुंचा। रंग का कह तो दिया ना, 2 2 रंग, रंग। हाँ काला सफेद मिक्स। हाँ हाँ सर जैसे सर कल ये बात हुई थी, आपने कहा था कि जो कैट है वो केतु है, तो हाँ। यहाँ पे आपने डॉग बाइट लिखवाया, तो उसमें कैट बाइट क्यों नहीं लिखवाया रादर देन डॉग? क्योंकि वो कैट डॉग तो रंग हो गया। मैंने कहा कुत्ता काट ले तो। हाँ जी, तो उसमें मतलब लाइक कैट बाइट भी तो हो सकता था डॉग बाइट की। हाँ तो कैट बिल्ली काटती नहीं है, चिंता ना करो। अच्छा, इस वजह से। सुना कि बिल्ली काट गई किसी के सर पाँव ये में? हाँ सर, सुना तो सर ये होगा। लहसुन को जैसे जमीन में दबा, और कुत्ता काट गया ये तो तुम सुनते ही हो, हाँ, FIR दैट्स दर्ज हो कॉमन। जाती है आजकल। राइट। प्रैक्टिकली सोचना चाहिए हम ओके। लोगों को, और ये कुत्ते से समझाया गया है ना। इसमें मैंने क्या कहा, गली का कुत्ता, गली का कुत्ता काट भी लेता है भाई, ये चलता फिरता। एक मद्दा केतु होता है, एक उम्दा केतु होता है। जिनका केतु जितना अच्छा होगा उनका कुत्ते से फाइट नहीं होती है। और केतु जब भी खराब होता है वर्षफल के अंदर, कुत्ते के द्वारा काटे जाने का सबसे ज्यादा चांस होता है, या पांव पे चोट लगने का, गाड़ी से गिर जाने का, बाइक स्कूटर साइकिल से चोट खाने का, या रीढ़ की हड्डी में जो है चोट लगने का। ये खतरा जब बनता है जब आपका केतु खराब होता है। केतु हमारे जीवन में बार बार ऑपरेशंस कराता है। जिन लोगों का केतु खराब होता है उनको बार बार ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है, और खास करके पेट के ऑपरेशंस। उनको पेट में कीड़े पाए जाने की समस्या बहुत रहती है। कीड़े तो हम सबके पेट में होते हैं, पर कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं कुछ लोगों के। नहा फिर खाना खाया जाए। ये क्या दब गया बटन? सर एक चीज पूछनी थी सर, जैसे आपने लहसुन का बताया कि लहसुन हाँ। दबा दें, तो इसमें सर संतान के लिए कोई सावधानी रखनी है कि संतान के ऊपर इसका कोई खराब प्रभाव ना पड़े? नहीं, ऐसे खराब नहीं पड़ता, संतान पर खराब रिजल्ट नहीं आता है ना। ये संतान को डेंट पड़ जाएगा ऐसा नहीं होगा। संतान को डेंट जब ही पड़ेगा मनमोहन जी, जब एक साथ वर्षफल में बुध भी खराब हो जाए, बृहस्पति भी खराब हो जाए और मंगल भी, तो टेंशन की बात है।
फिर वर्षफल में अगर ये तीनों एक साथ गड़बड़ा जाएं तो फिर संतान के लिए और फिर ये सारे उपाय करने पड़ेंगे आपको, फिर बड़ा सोच समझ करके। फिर तो मैं कहूंगा कि गणपति जी की आराधना करनी चाहिए और गणपति अर्थर शीर्षम का पाठ करना चाहिए और गणपति जी को 108 मोदक प्रत्येक चतुर्थी पे अर्पित करने चाहिए गणपति जी को। तो वो वाले उपाय अपनाने चाहिए फिर तो। और बृहस्पति को, मंगल को शुद्ध बनाने का उपाय किया जाना चाहिए। ऐसे गणपति जी का पाठ करने से अनुमान मतलब ये 108 लड्डू चढ़ाने से मंगल तो वैसे भी ठीक हो जाता है ना। बृहस्पति की रेमेडी अगर उसमें साथ में जोड़ देंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। उम्र का 16 साल से लेकर के 22 साल की उम्र तक केतु का प्रभाव बहुत जबरदस्त रहता है और इस केतु के प्रभाव में कामुकता, अति कामुकता बहुत परेशान करती है। तो यंग एज की जो गलतियां होती हैं अक्सर केतु की खराबी के समय बच्चे ज्यादा कर बैठते हैं, क्योंकि ये काम भावना इस समय बड़ी प्रबल कर देती है। ऐसे में बृहस्पति को शुभ बनाए रखना, बच्चों के बृहस्पति को शुभ बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयशान गुरुजी 108 लड्डू क्या करना होगा? गणपति जी पे, गणेश जी पे चढ़ाने। चढ़ाना मतलब माने देना होगा? हाँ, देना गणपति जी को देना। हाँ संजीव सर वैसे सूर्य और गुरुजी जी के तो 13 से 15 नहीं होगा? 13 से 15 क्या हो गया? 13 से 15 वर्ष की आयु। हाँ, वो तो उसकी दशा का टाइम होगा। मैंने बताया 13 से 22 साल तक इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। ये मैंने दशा का टाइम नहीं बताया। 16 से 22 बोला। 16 से 22 सॉरी 16 से 22 16 से 22 बोल, वो गलती से मुंह से निकल गया। 16 से 22 हाँ तक इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, जिसमें नौजवान सबसे ज्यादा गलतियां खा जाते हैं। ऐसे में बृहस्पति को शुद्ध बनाए रखना हमारे बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया बात? सर एक चीज। हाँ बताइए। सर आपने बोला जो केतु का जो पा का जो फ्रैक्चर हुआ वो केतु रिलेटेड, तो मगर जो सेट्रॉन का क्या रोल है? शनि सप्तम भाव में रहेगा तो शनि सप्तम भाव में रहेगा तो शनि, अच्छा शनि, हाँ सप्तम भाव में रहेगा तो भाव में पाक तो जरूर चोट आघात लगेगा ना है? उसका क्या रोल? शनि सप्तम भाव में रहेगा तो पा में दिक्कत आएगा ना? पाँव में दिक्कत आएगी। पाँव में दिक्कत क्यों आएगी? शनि अगर सप्तम भाव में लिखा है बोई में ना दिखाना मुझे। शनि तो उच्च का हो जाएगा। वो तो एक नहीं, 12वां भाव पाँव का होता है। सप्तम में तो पाँव का कोई लेना देना ही नहीं है। पंजिका में है लिखा जो सप्तम घर का शनि रहेगा उसको तो जिंदगी में एक बार में नेंगड़ा जरूर होगा। अरे नहीं ऐसा नहीं। शनि थाके शनि सप्तम घरे अवश्य ताकि खंजो करे। एक हमारे घर में ही है शनि जिसका सप्तम भाव में 50 साल की उम्र तो हो गई, आज तक जरा सी चोट भी नहीं लगी। हमारे परिवार में ही है सर शनि सप्तम भाव में। एक महिला का है और कोई काम धाम नहीं करती वो। मेरी पत्नी नहीं है, राहुल हंस रहा है। मेरी उम्र छोटी है। सर आप 45 साल के तो आपकी पत्नी 50 की नहीं होगी सर। नहीं, राहुल हंस रहा है, कह रहा है भाई आज तो गुरुजी अपनी वाइफ की बात बता रहे हैं, मन की बात बता रहे हैं। आप तो 45 के हो तो वाइफ कैसे 50 की होगी? नहीं, वाइफ मेरी भी काम नहीं करती, वो बात अलग है। कहीं वो बात अलग है।
पर जो है, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, हर तरह से मौज में है और उसको जरा सी चोट नहीं लगी आज तक। मैं इसलिए बता रहा गुरुजी मेरे कांटेक्ट में भी एक व्यक्ति है गुरुजी, जो 55-56 साल के हो गए लगभग, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, सप्तम भाव का संबंध क्योंकि पांव से नहीं है ना, तो इसका जब तक ये केतु का संबंध या 12वां भाव इन्वॉल्व नहीं होगा या मीन राशि इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक ऐसे पांव पे चोट नहीं लगती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, शनि सप्तम भाव में मेरा ये मानना है, मैरिज लाइफ में जरूर खटपट रहती है, पर वैसे उम्दा रहता है। मैं उसको बड़ा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि लाल किताब उसे उच्च का मानती है और वैदिक ज्योतिष भी इसको बहुत उम्दा मानता है, क्योंकि शनि दिग्बली हो जाता है वहां पर सप्तम भाव में। तो दोनों ही साइंस कहती है इट्स वेरी गुड सैटर्न, तो ये मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ देता है। और वैसे ही हम कहते हैं शनि जो जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा व्यक्ति के पास धन आता है। बस ये है कि अगर बुध अच्छा अगर ऐसे में हो गया तो व्यक्ति बहुत अच्छा कर्मठ व्यक्ति होता है और बहुत बढ़िया पैसा कमाता है। सर एक क्वेश्चन था, शनि जो आप 7वें भाव का बता रहे हो और बुध भी साथ में आपने बताया कि फर्स्ट हाउस में है, तो मैंने एक कुंडली देखी थी, उनके शनि की 7.5 शुरू हुई अच्छी वाली जॉब, और उनकी अच्छी वाली जॉब छूट गई और उसके बाद से जो है मतलब उनकी जॉब स्टेबल हो ही नहीं रही है, और उनका बुध भी फर्स्ट हाउस में। अच्छा, इसका क्या मतलब निकाला आपने? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शनि उच्च का है 7वें में, तो उनकी 7.5 शुरू होती भी तो अकेला बैठा है, उल्टे इफेक्ट मिल रहे हैं मतलब। तो आज लेट आए क्या आप क्लास में? हाँ सर, आज थोड़ा लेट आया था। हाँ, तो मैंने पहले ही समझा दिया, मैंने कहा राहुल के आने से पहले पहले सुन लो ये बात। तो राहुल मैंने पहले ही क्लियर कर दिया तुम्हारे आने से पहले कि अगर बुध अकेला होगा तो मेरे भाई शनि काम नहीं करता। दूसरी बात, एक और लक्षण बताता हूं, जिन लोगों का शनि उम्दा होता है, अगर वो नौकरी करते हैं, उनकी जिंदगी में नौकरियां छूटने से पहले नई नौकरी मिल जाती है। ये शनि के अच्छे होने की पहचान है। जब मैंने कहा शनि जितना अच्छा होगा उतना लोग उसको, वो पेशेंस वाला होता है बहुत, इसलिए लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि यार बड़ा अच्छा शांत आदमी है, बढ़िया आदमी है। तो हर मालिक उसको अपने पास रखना पसंद करता है, कहता है यार पंगा नहीं करता, दंगा नहीं करता, ज्यादा हल्ला नहीं मचाता, क्योंकि शनि धैर्य देता है। तो कहीं ना कहीं आज इसी का एग्जाम्पल लिया गया, शनि सप्तम में हो और बुध पहले में हो, शनि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समझ गए बात को? तो ये अभी नौकरी नहीं छूटती, उनकी नौकरी छूटती रहती है, लगती रहती है, क्योंकि वो जिद्दी बहुत होते हैं। सर बुध कहीं पे भी अकेला होगा तो खराब होगा। है जी, बुध तो कहीं पर भी अकेला खराब होगा। बुध कहीं पे भी अकेला होगा तो खराब होगा ना। हाँ, कहीं पर भी अकेला होगा, बुध को एक ताकत, एक शर्त है बस, अगर बुध उच्च का है तो, अगर बुध उच्च का है और अकेला बैठा है तो उसकी माफी, यानी फिर तो अच्छा सर दे जाएगा। अगर वो उच्च का नहीं है और फिर अकेला बैठा तो फिर वो कमजोर है। हाँ जी, ओके। हाँ मोनिका जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, कह रहे थे सर, जैसे आपने बताया रीढ़ की हड्डी के लिए, तो मेरी बैकबोन में काफी दिक्कत है, लोअर में बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, लेकिन मेरा जो वर्षफल में सेकंड हाउस में मेरा केतु बैठा हुआ है सूर्य के साथ में। अच्छा। और गुरु मेरा थर्ड में है, गुरु मेरा थर्ड में है और मंगल मेरा अष्टम में है। तो सर क्या इसमें मामला मंगल वही अष्टम में चला गया, मंगल मेरा अष्टम में है वर्षफल में और गुरु मेरा थर्ड में आ गया। हाँ, तो गड़बड़ हो गया वहां पे के स्थान में जी। और यहाँ सूर्य केतु के साथ केतु सूर्य के साथ बैठा तो ऑलरेडी वो ग्रहण बना ही रहा है सर। तो इसमें रेमेडी क्या करनी रहेगी? बुध कहाँ बैठा है ये देखो, कोई बचाव हुआ कि नहीं हुआ? बुध मेरा 9th हाउस में शुक्र के साथ है। हाँ नहीं, चलो ये तो बच गया। बुध साथ दे रहा है, बुध शुक्र साथ है। नहीं वो तो अच्छी बात है,
बुध के लिए तो ठीक है ना, जब भी आप हाँ, इंडिपेंडेंट देखेंगे तो आपने देखो मैंने क्या बताया, बुध शुक्र साथ है तो बहुत अच्छा है। बुध शुक्र साथ है, 9th हाउस में भी है। बेशक इन्होंने दोनों ने मिलकर के गुरु ग्रह के साथ जाति कर दी है, पर वो खुद बढ़िया हो गए हैं, तो खुद बुध अच्छे बढ़िया हैं। हो गया। तो इसका बुध मतलब सही गुरु है, का इलाज करना है और मंगल का इलाज करना है। तो मंगल का सर हम फिर कर ही रहे हैं, हाँ गुरु का मंगल भी का, हम कर रहे हैं, हाँ लेकिन बस। केतु का क्या करें सर? केतु सूर्य का, केतु तो अपने आप ठीक हो जाएगा, बुध गुरु का करने से। गुरु का करने से केतु ठीक हो जाएगा। क्या ठीक है ना, वैसे गुरु की बेस्ट रेमेडी रहेगी क्या सर? 2 रंग का कंबल दान करो, वो तो कर रहे हैं सर, वही तो मैंने कहा वो हम कर रहे हैं। बस बस बस, बस। मंथली कर सकते हैं क्या? है, मंथली कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं? हाँ महीने में एक बार कर दो, बाकी तो आपकी जो पॉकेट अलाउड करे, चाहे हर हफ्ते करो, है ना। जी। हाँ, नहीं तो गुरु को अगर और अच्छा करना है तो सोने की भस्म खाओ। सर वो मेरे बस नहीं है। नहीं, अच्छा बैजनाथ नहीं की जाओ आती है, खा सकते हैं, किसी बैजनाथ की आती है, नहीं बैजनाथ की स्वर्ण भस्म सोने आती की है। सिलाई से टच कर करके खाई जाती है, किसी अच्छे वैद्य से मिल करके खाइएगा, मेरे से मिल के मत खाइए, हैं। और ये उपाय है, ये स्वर्ण भस्म खाने का, तो इससे बृहस्पति ठीक हो जाता है, और बृहस्पति ठीक होता है, केतु भी ठीक होता है। दूसरा होता है कान वैसे छेदन, कर्ण छेद, वैसे तो कान सर को अभी छेद कराने का, कान को छेदन करने से भी केतु ग्रह पे ठीक होता है। कानों में सोना धारण कर, अगर जैसे महिलाओं का तो बचपन से हो जाता है, अगर फिर भी केतु अगर आपके साथ दिक्कत दे रहा है तो एक और ऊपर की तरफ, कान के इधर है ना, इधर और एक छेदन करवा लो, ठीक है। उसी के ऊपर साइड हाँ उसी के ऊपर, और सोने का उसमें धारण करवा लो। तो और केतु कहाँ बैठा है आपका नेटल चार्ट में? सेकंड में सर, हाँ सेकंड सेकंड में में बैठा है ना, तो तुरंत इसको करवा लो। और वर्षफल में कहाँ है? सर नेटल चार्ट में ये 7th में बैठे हैं, 7th में, हाँ। सूर्य केतु। तो कम से कम 2-3 बार कराना पड़ेगा, ये कान का छेदन कराओ, फिर आपका ये रीढ़ की हड्डी वाला मामला सेट हो जाएगा, है ना? और ये वर्षफल में ये सेकंड में आ गया है। कोई बात नहीं, करण छेदन करवा दो, कान छेदन करा लो, उसमें सोना धारण कर लो, तो उससे बढ़िया हो जाएगा। सर ये गुरु के एक लिए में आपने करना रिंग होता है या दोनों में? बताई थी। दोनों में यार, एक में थोड़ी, आदमी थोड़ी है, हाँ नहीं, आदमियों के लिए एक में लेफ्ट। तो दोनों में कराओ यार। और सर अब वैसे बृहस्पति के लिए आपने सर वो महिला को तो सर अरसर तो एक कान में तो छेदन है, और एक छेदन करे तो दूसरा रिंग पहनना है। हाँ जी, एक के दूसरा अलावा रिंग, मैंने बताया, हाँ एक तो बचपन में ही करवा देते हैं ना लोग, तो हाँ। दूसरे की बात। भरा रखा है, लेकिन मंगा लिए हैं, उनको दही लगाना है। चलिए, हाँ सीमा जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? सर शनि और केतु और बुध और केतु, इनकी युति का इफेक्ट कैसे होता है? मतलब आपने बताया सांप की पूंछ, तो हाँ मतलब क्या प्रिडिक्ट करेंगे उससे? देखिए, शनि ने क्या बताया, शनि और बुध बताया है, शनि और केतु बताया है? शनि और केतु की एक तो युति, एक बुध और केतु की युति, इनकी दोनों अलग प्रिडिक्शन अलग, क्या है मतलब? हाँ दोनों जी, अलग नहीं, प्रेडिक्शन ऐसे नहीं होती है। सबसे पहली बात मतलब तो इन हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम शनि और केतु का साथ ले रहे हैं, तो हमें प्रेडिक्शन तो जब करेंगे जब हमें हर चीज पता होगा कि कौन से भाव में है, कुंडली में क्या क्या चीजें हो रही नहीं, हैं, क्या मतलब क्या चीजें हो सांप रही हैं। की पूंछ, इससे क्या मतलब है? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बताया आपकी शनि और केतु। सांप की पूंछ से मतलब क्या है, ये एक हाँ जी, समझाने का एक तरीका है कि पूंछ को मैंने बताया कि बुध है, और शनि को जी, और सांप शनि बताया, को सांप शनि मानते को हैं। सांप बताया है कि अगर शनि ग्रह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसकी पूंछ यानी कि बुध उसका साथ नहीं देगा, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। शनि जब तक अच्छे से काम नहीं करता, जब तक उस कुंडली में बुध उसको सपोर्ट ना करे। और बुध और केतु की ही युति हो जाए तो उसको अच्छा नहीं माना जाता? बुध वो और क्यों? केतु को एक साथ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध केतु जो है बुध को काफी हद तक डैमेज कर देता
केतु में अग्रेशन है मंगल का, केतु में मंगल का अग्रेशन है। जहां पर ज्ञान है गुरु का, वहीं पर मंगल का अग्रेशन भी है। तो इसलिए बुध के साथ जब इसकी युति बनती है तो इसको कोई अच्छा योग नहीं माना जाता, बल्कि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं होता है। बुध और केतु नस नाड़ियों की कमजोरियां भी जीवन में पैदा कर देता है। उनको नस के पे मतलब नसें कमजोर होने के कारण सर में दर्द होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, या हार्ट में पल्पिटेशंस बढ़ जाना जैसी समस्या भी उनके साथ होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से देखा जाता है। गुरुजी एक केस आया मेरे पास, तो उसमें ना एक लेडीज की 22 साल उम्र हो, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, तो ये केतु और शुक्र माना जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं, पहली बात तो मेंस्ट्रुएशन से का संबंध चंद्रमा से होता है। जब भी चंद्रमा राहु के साथ हो, या चंद्रमा शनि के साथ हो, या चंद्रमा केतु के साथ हो, या चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो, तो इनमें से कोई स्थितियां बनती हैं तो इस तरह की तकलीफें आती हैं। तो वो कुंडली को चेक कीजिएगा, चंद्रमा अवश्य भावी पीड़ित मिलेगा आपको। ठीक है गुरुजी। जिनकी कुंडलियों में, खास करके जिन महिलाओं की कुंडलियों में, ये आपको मैं सूत्र दे रहा हूं, चंद्रमा किसी भी पाप ग्रह के साथ होगा, उनको इस समय में काफी पेन की शिकायत होना, पेड़ों में दर्द होना, जी मिचलाना, मन उदास होना, ऐसे महिलाओं के साथ ज्यादा होता है। मैं नहीं कहता 100% होता है, पर मैक्सिमम केस में उनके साथ ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये मून से देखना चाहिए। गुरुजी बुध क्या पाप ग्रह होती है? चलिए, बुध क्या क्या हो गया? पाप, बुध का बुध क्या पाप ग्रह होती है? नहीं, बुध पाप ग्रह नहीं होती, बुध पाप ग्रह नहीं होता। हाँ वर्षुली जी। सर मंगल और केतु ये दोनों फायरी प्लैनेट्स है, तो हाँ दोनों बिल्कुल। जब एक साथ हो जाएंगे तो वो किस तरीके की एनर्जी क्रिएट करेंगे? पहली बात तो दोनों मंगल फायरी केतु है। किसी की कुंडली में भी हो जाए, उनको काम पे लगा के रखो, क्योंकि उनमें गुस्सा बहुत धड़कता रहता है, धड़कता रहता है, फायरी बहुत होती है उनके अंदर। तो ज्यादा अच्छा है कि उनको इतना काम दिया जाए कि जितना वो कर ना सके। जैसे अगर उनको इनसे 8 घंटे काम कराना है तो 10 घंटे का उनको टारगेट दे दो, तो ताकि वो थक हार करके चूर होकर के चुपचाप सो जाएं, फिर हंगामा ना करें, है ना। तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन ना तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ना ही रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। तो इसको तो ट्रांसफॉर्म करने में ही भलाई है, बजाय इससे जूझने की। ठीक है, कुल मिलाकर मंगल और केतु कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मैं आप लोगों को। और या उसको नेताजी बना दो, पूरा मोहल्ले का ठेका दे दो कि पूरे मोहल्ले में अपन चक्कर काट, काम उसको इतना दे दो कि उसकी एनर्जी अपनी सही जगह लगती रहे। ठीक है, नहीं तो झगड़ा कर सकता है। चलिए, थैंक यू सर। आज हमने केतु के बारे में पढ़ा। आप लोगों को होमवर्क देता हूं। कल तो नहीं, कल मेरा नया कोर्स शुरू होने जा रहा है, तो मैं तो कल नई क्लास में हूँगा। अब मिलेंगे हम मंगलवार को। तो मंगलवार को ऐसा करना, आप लोग सभी लोग अपना अपना केतु जज करके आना। और जज करने का तरीका बता दिया, 3 ग्रह पकड़ लेना, बृहस्पति, बुध और मंगल, और उन तीनों में से देखना कौन सा बढ़िया है आपका। जो भी बढ़िया होगा उसको मार्क्स दे देना, 33 नंबर लगा कर। अच्छा है 33 नंबर। बुध सबसे अच्छा है। बृहस्पति अगर अच्छा हो तो 33 मार्क्स, मंगल भी अच्छा तो 66 मार्क ऐसे, और बुध भी अच्छा तो 99% है। और मैं आप लोगों से पूछूंगा
और फिर बताऊंगा कि हाँ भाई कौन से भाव में क्या। वैसे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस सूत्र को समझ गए तो, कि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठ करके कहाँ पर होगा। लास्ट 2 लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो स्टाफ मेंबर मेरा रिकॉर्डिंग भेजता है वो गए हुए थे, कल वो आएंगे। जो भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली है वो सबको कल शाम तक मिल जाएगी। ठीक है? सर एक और लास्ट डाउट, अगर कुंडली में शनि और शुक्र दोनों मिलके वापस एक केतु बना रहे होंगे तो वो क्या जो ओरिजिनल केतु है उसको भी सपोर्ट करेंगे? उच्च केतु होता है वो उच्च केतु जैसे होता है, शनि चंद्र लेकिन नीच वापस केतु से होता है। फिर से बुध की क्वालिटी के ऊपर वो नहीं केतु नहीं डिपेंड होगा क्या? वो क्वालिटी नहीं, वो केतु की क्वालिटी को बहुत पावरफुल बना देता है। अच्छा, केतु की क्वालिटी को बहुत पावरफुल बना देता है। केतु की पावरफुल क्वालिटी क्या होती है? केतु की पहली गति है कि वो उच्च कोटि का साधु संत बन जाता है। कैसा साधु संत बन जाता है? जिसके दर्शन करने के बाद लोग सोचते हैं आज हमारा भाग्योदय हो गया, जो हमें महाराज जी के दर्शन हो गए। पॉइंट समझ रहे हो? इतनी बड़ी क्वालिटी, या इतना बड़ा नेता बना देता है कि व्यक्ति जब उसके साथ फोटो खिंचवा ले या हाथ मिला ले तो अपने आप को भाग्यशाली माने, या उससे मिलने तो अपने आप को भाग्यशाली माने। तो वो कहते केतु को इम्प्रूव हो गया, केतु की क्वालिटी और कई गुना उम्दा हो गई। पर ये कहना कि वो 3 ग्रह नहीं देखने, वो तो देखने ही देखने, उनको नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। धन्यवाद गुरुजी।